दोस्तों नतन याहू मारे जा चुके हैं। नतन याहू के लिए ये खबरें सोशल मीडिया पे भी और आम टीवी पे भी काफ़ी अरसे से चल रही हैं। तकरीबन आज चौथा दिन है, लेकिन मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा कि जब तक मुझे ये बात कंफर्म ना हो जाए। मुझे ये बात कल रात को कंफर्म हुई है कि नतन याहू अब इस दुनिया में नहीं है। इस जैसे आदमी को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसने एक तूफान मचा दिया है मज़हब के नाम पे। इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। मज़हब के नाम पे इसने पूरे फ़लस्तीन को ख़त्म कर दिया। जो जुनूनी मज़हबी जो कहा जाता है ना, असल में वो जुनूनी मज़हबी यहूदी लोग हैं, ईसाई लोग हैं, ना कि मुसलमान। ये आपके ज़हनों में फिट किया जाता है कि मुसलमान टेररिस्ट हैं, अफ़गानी टेररिस्ट हैं, ईरानी टेररिस्ट हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। अफ़गानी टेररिस्ट नहीं है, ईरानी टेररिस्ट नहीं है। वो लोग अपना डिफेंस कर रहे हैं। या आप उनके मुल्क पे जब हमला करोगे और उस पे कब्जा करने की कोशिश करोगे तो सामने वाला क्या करेगा? आपके घर में कोई घुसेगा तो आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, तो उसमें टेररिज्म कहाँ आ गया? शायद बहुत से लोगों को पता ना हो, नौजवानों को, ओसामा बिन लादेन का, कि जो इस जंग के अंदर लड़ते शहीद हो गया। और शहीद कराना अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानियों ने उसको शहीद किया। हम पाकिस्तानियों ने उसकी मुखबरी की, हमारी गवर्नमेंट ने उसकी मुखबरी की। और पहले उसको अपने घर बुलाया, अपने घर रखा और उसके बाद उसकी मुखबरी की। आपने देखा था अफगानिस्तान के अंदर वो कितने साल रहा, क्योंकि वो अफ़गानियों का मेहमान था। और अफ़गानी लोगों की एक रिवायत होती है, पठानों की एक रिवायत होती है कि पठान पश्तो कौम जो है ना, इसकी रिवायत है कि अगर ये किसी को अपने घर मेहमान रखेंगे ना, तो कोई तोपें लेके आ जाए ना, तो ये अपना दरवाज़ा उसके लिए नहीं खोलेंगे। ये अपने मेहमान की हिफाजत इस तरह करेंगे जिस तरह अपने भाई की हिफाजत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुसलसल कि शिकस्त जो है ना, वो ट्रंप के चेहरे से नज़र आ रही है। ट्रंप एक ही तकरीर के अंदर कहते हैं कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हमने ईरान को तबाह कर दिया। हमने ईरान के जो है वो फ़ौज को, बर्री, बहरी, फ़ज़ाई, सारी फ़ौज को ख़त्म कर दिया। हमने उनकी पूरी क़यादत ख़त्म कर दी। अब ईरान घुटनों पर हमसे माफ़ी माँग रहा है। और उसी तकरीर के एंड पर कहते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मन को छुड़ाने के लिए हमारी मदद करो। अगर एक लड़ाई के लिए शिप भेज सकते हो तो एक ही भेज दो। तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप इतने बड़े मुल्क के सरबराह हैं और आपको ये नहीं पता कि आप कहना क्या चाहते हैं। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको ये भी नहीं पता। आप सिर्फ ग्रेट इसराइल के चक्कर के अंदर इस रपड़े में फंसे हैं, सिर्फ ग्रेट इसराइल के चक्कर में। और अब उसका सरबराह भी कुत्ते की मौत मारा जा चुका है। वो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसके भाई के यहाँ भाई की खबर आई थी ना, उसी घर के अंदर सारे लोग मर गए थे। ईरान ने ये इतनी बहादुरी दिखाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ईरान को जब मौका मिलेगा यही कार्रवाई अमेरिका में भी करेगा वो, ये मैं आपको बता दूं। ये पॉइंट टू पॉइंट अगर आप मिला के चलेंगे ना चीज़ों को, तो आपकी समझ में आएगा। जब कोई मेरे बाप को मार देगा ना, मेरे चाचा को मार देगा ना, तो मैं भी उसके बाप को मार दूंगा और उसके चाचा को मार दूंगा। ये एक दुनियावी उसूल है, इंसानी तरीक़ेकार है। ये इसलिए नहीं कि ये जंग हो रही है। ये देखिए, जब इन्होंने कामनाई साहब को मारा था ना, तो मुझे तो जब भी शक हो गया था कि या तो अब ट्रंप गया या नेतन्याहू गया। और आप देख लें, नेतन्याहू अब इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो ईरानियों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ईरान ने इस टाइम अकेले कम से कम 15 कंट्रियों से लड़ रहा है, कम से कम 15 कंट्रियों से। और वो मुसलसल मुसलसल इस चक्कर के अंदर है कि किसी ना किसी तरह ईरान इस चक्कर में है कि अमेरिका को घुटनों पे बिठा दे। आप यकीन करें, अमेरिका घुटनों पे नहीं बैठा हुआ, अमेरिका चारों खानों चित पड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी मछली है ना, मरते हुए टाइम लगेगा। ईरान ने एक और बहुत अच्छा काम किया दोस्तों, कि जो उसने स्टेट ऑफ हार्मोन का रास्ता बंद किया ना, उसमें उसने अब एक शर्त रख दी है कल से, कि जो ममालिक अमेरिका को पहले पहले तो ये शर्त रखी हुई थी कि जो ममालिक अमेरिका की एम्बेसीज या बेस अपने यहाँ से ख़त्म कर देंगे ना सॉरी, उनका तेल हम जाने देंगे, उनके जहाज़ हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अब कल से उसने ये भी कह दिया कि जो भी तेल डॉलर्स में नहीं बल्कि योन में ख़रीदा जाएगा ना, यानी चाइनीज़ करेंसी में, और वो उसका प्रूफ देंगे तो हम उनका शिप जाने देंगे। यानी ईरान को सऊदी अरब या दुबई या कतर के तेल बिकने से कोई गम नहीं है। ईरान को मसला ये है कि आप अमेरिकन डॉलर यूज़ ना करें। दोस्तों, अगर यही सूरत हाल रही ना 1 महीना, तो अमेरिका का डॉलर ज़मीन पर गिर जाएगा। और ये अमेरिका के डॉलर आखिरी सांसें ले रहा है, क्योंकि चाइना, रशिया और 2-4 मुल्क जो जमा होकर पहले एक इनका ग्रुप बना था, जिसके अंदर बात हुई थी कि हम लोग जो है सिर्फ योन में जो काम करेंगे।
اب جو ہے یہ ایران کروا رہا ہے، تو ایران جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکن ڈالر گر جائے۔ اب مزہ آئے گا گیم کا، کیونکہ اب ایک طرف تو یہ ٹرمپ صاحب بڑی بھڑکیاں مارتے ہیں، اسی تقریر کے اندر پھر جھک بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اشارہ ہوتا ہے کہ سر کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اصل میں آپ کو بتا دوں، ٹرمپ جو ہے نا، ان میں اب کوئی طاقت نہیں ہے۔ ٹرمپ اتنا خوف زدہ ہے کیونکہ ٹرمپ کو ترتے ہی کیس چل جائیں گے، اس کے اوپر 1000 قسم کے کیس چل جائیں گے۔ اور اس سے بڑی بات بتاؤں، ڈائریکٹر آف نیشنل ٹیررزم سینٹر کا جو ڈائریکٹر ہے نا، اس کا نام ہے جو گون۔ جو گون نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ کل رات کو 1:30 بجے انہوں نے اپنا استعفیٰ ٹیبل پہ رکھ دیا، اور انہوں نے استعفے کے اندر تفصیل سے بتائی بات کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق، میں پورا پڑھ کے نہیں بتاؤں گا آپ کو، ویسے چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، میں آپ کو اپنی ضمیر کے مطابق اس جنگ کا حامی نہیں ہوں، ایران کی جنگ کا، اور میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ یہ جنگ صحیح ہے، اور یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے۔ تو اس جنگ کو جو ہے نا، میں مزید اس کے ساتھ جو ہے نا میں نہیں چل سکتا، اور یہ جنگ ہمارے کسی مفاد کی نہیں ہے۔ یہ جنگ امریکنز کے لیے ایک پرابلم کریٹ کرے گی اور امریکہ کو تباہ کر دے گی۔ تو میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں، کیونکہ جس چیزوں کو، جو ایجنڈے کو لے کے ٹرمپ صاحب آئے تھے نا، وہ ایجنڈا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ایجنڈے میں یہ باتیں نہیں تھی، اس میں کچھ اور باتیں تھیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ دوستوں، ایسے موقع پہ جب جنگ ہو رہی ہو نا، اور اتنا بڑا نیشنل ٹیررزم کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹر آپ کو رپورٹ استعفیٰ پیش کر دے نا، بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب استعفے آنے شروع ہو جائیں گے، اور جو ہے نا ٹرمپ صاحب پہلے ہی بہت کمزور ہیں، اور ان چیزوں سے اور کمزور ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے جو ہے نا پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی، بلکہ پیغامات بھیجے، بلکہ فون کیے، فرانس، جرمن، رشیا، چائنا، سب کو فون کیے، پورے یورپ کو، انگلینڈ وغیرہ کو، کہ ہماری مدد کی جائے، اس راستے کو کھلوانے کے لیے ہماری مدد کی جائے۔ کسی ایک ملک نے بھی حامی نہیں بھری۔ میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ کوریا اور جاپان، یہ لوگ ہر بات مانتے ہیں، یہ ہسٹری ہے۔ میں جاپان میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے، جاپان ہر بات امریکہ کی مانتا ہے۔ جاپان نے صاف منع کر دیا، کوریا نے صاف منع کر دیا کہ ہم اس جنگ میں نہیں کودیں گے۔ ان لوگوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ جنگ ناجائز ہے، انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، تو ہم اس جنگ کے اندر نہیں کودیں گے۔ اور یہ ایک بہترین ڈیسیجن ہے جاپان کا، میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں جاپان گورنمنٹ کو۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھیں، انہوں نے ڈیفینس منسٹر علی لارنجائی صاحب کو شہید کر دیا۔ ان کے اوپر $1 ملین کا جو ہے ان کے اوپر انعام تھا کہ ان کی مخبری کی جائے، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ کسی نے مخبری کی، ظاہر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی پچھلے دنوں 50 یا 60 جو ہے ایجنٹ پکڑے انہوں نے، میں اس کنٹری کا نام نہیں لوں گا، بہرحال۔ اور یہ ایجنٹ جو ہے نا، یہ بے انتہا ایران کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں ایرانی بھی یہ جو ہے انفارمیشن سیل کر رہے ہیں، جو CIA خرید رہی ہے۔ CIA کے ایجنٹ وہاں پر جو ہے نا گراؤنڈ پر موجود ہیں، اور آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے آپ جو ہے نا اس قسم کے کام کرتے ہو، تو آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں خبر بتاؤ کہ یہ صاحب کہاں ہیں، فوٹو دیتے ہیں، ان کا نام دیتے ہیں، اور لوگ اس کے اندر ایرانی ڈھونڈ کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بلڈنگ کے اندر فلاں بجے اتنے بجے یہ بندہ پہنچے گا، تو وہ وہیں پہ راکٹ مارتے ہیں۔ ایران کی قیادت کی پہلی قیادت، آپ کو پتہ ہے، میری جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلی قیادت جب ماری گئی تھی ایران کی، پوری قیادت جب ماری گئی تھی نا، یاد ہے آپ کو، صدر، منسٹر، اور کافی لوگ مارے گئے تھے ایک ہی بلڈنگ میں، اور میں نے وہ ویڈیو لگائی تھی، وہ تقریباً 5.6 ملین لوگوں نے دیکھی، اوپر ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان ڈیٹوں کی ویڈیو میں نا۔ اور ایسے ایجنٹ، اور وہ جو بندہ تھا وہ ان کا جنرل تھا، یعنی ایران کا جنرل بھی ایجنٹ نکلا تھا۔ اتنی غداری تھی۔ لیکن اس ٹائم جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ایران کی سچویشن کیا ہے۔ ایران کے اندر لوگ جو ہے نا، وہ 100% جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ نہیں بھی تھے نا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ جذبہ وطن جو ہوتا ہے نا، وطن کی محبت جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کے دل کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ مذہب کے بعد انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ تو اس ٹائم ایران کی قوم ایک ہو گئی، اور ایک اور مزیدار کام ہوا ہے، بڑا مزیدار کام ہوا ہے۔ پوری دنیا میں، پاکستان، انڈیا، ہر جگہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل کشی اور سنی لوگ، اہل سنت کے لوگ تھے نا، وہ ایک ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی
इस जंग की वजह से सबसे बड़ा काम हुआ है, बेहतरीन काम हुआ है ये। क्योंकि ये हमेशा एक ही होने चाहिए थे और इनको डिवाइड करने के लिए ना इनके तकरीबन 100 साल काम किया गया है। यहूदियों ने 100 साल काम किया है शिया और सुन्नी बनाने में। मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा था ना, शिया और सुन्नी का कोई वो नहीं था किसी किस्म का। तो ये 60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, और वहां से शुरू हो रहा था। कहते थे कि ये अहले तशी है, किसी को पता नहीं होता था अहले तशी क्या होता है और अहले सुन्नत क्या होता है। मगर इन मुल्लाओं ने हमें ऊपर से पैसे ले लेके हमारे जहनों में बिठा दिया कि तुम सुन्नी हो और तुम शिया हो। ये बदबख्त हमें ये बता देते सही से कि हम मुसलमान कैसे होंगे। मैं अपनी पूरी लाइफ में, दोस्तों बड़ी प्यारी बात बताऊं कि पूरी लाइफ में कोई मुझसे पूछता है, क्योंकि मेरे नाम के साथ सैयद है, तो अमूमन लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या आप अहले तशी हो, तो मैं जवाब यही देता हूँ आज तक, ना मैं अहले तशी हूँ ना अहले सुन्नत हूँ। मैं मुसलमान होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे मुसलमान होने दो पहले। अगर मैं पूरा मुसलमान बन जाऊंगा फिर मैं देखूंगा अहले तशी क्या होता है, अहले सुन्नत क्या होता है। अभी तो 70-80 फिरके बने हुए हैं पाकिस्तान में। मस्जिदों में बाहर लिखा हुआ है कि आप हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते थे। हमने तो कभी नहीं सुना इमाम बाड़े में ये लिखा हो। हमने तो कभी नहीं सुना किसी मस्जिद में हमारे दौर में ये लिखा होता था। हम तो इमाम बाड़े में भी नमाज पढ़ लेते थे और ना हमें कोई रोकता था। भाई नमाज पढ़ने का जो तरीका ही अलग है ना, और क्या अलग है, और मस्जिद में और इमाम बाड़े में क्या फ़र्क है। तो इन चीज़ों को हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अच्छा, दूसरा, बगदाद की में जो अमेरिकन एम्बेसी थी उसको उड़ा दिया गया कल। अच्छा, कई जगह अमेरिकन एम्बेसी को उड़ाया गया। आपको याद है कि कोई एक अमेरिकन मर जाता था ना, तो अमेरिका की गवर्नमेंट उस सिटी को, उस इलाके को ख़त्म कर देती थी जहाँ वो कातिल रहता था। आज क्या दौर आ गया है, हर तरफ हमले हो रहे हैं। एम्बेसीज तो छोड़ें, इनकी बेसिस उड़ा दी गई हैं। अगर आप कतर, दुबई और अमेरिका, ये सॉरी अपना सऊदी अरब की बेसिस के फ़ोटोज़ देख लेना। मैं यहाँ पे चला नहीं सकता, मुझे पता है मैं जैसे ही चलाऊँगा मेरा चैनल बैन कर दिया जाएगा, वैसे ही मैं टारगेट पे उन लोगों के, तो मैं यहाँ पे नहीं चला रहा। मगर अगर आप वो वीडियोज़ देख लेना, उसमें एआई की वीडियोज़ भी, इसका ख्याल करें, उसको चेक करके आप अंदाज़ा लगाएं ना कि ये एआई है कि नहीं है, ठीक है ना? ये चेक करने का तरीका होता है। आप उस वीडियोज़ को देखें तो आप हैरान हो जाएँ, खंडर बना दिए गए वहाँ, खंडर। हाँ, ईरान के अंदर, मैं फिर कहूँगा, ईरान के अंदर बेइंतहा तबाही हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान में तबाही हुई है, मगर ईरान ने जो फिर तबाही मचाई ना उसके जवाब में, वो भी देखने की है। अगर आप तल अबीब देख लेना, इसराइल का हाल, तो आप कानों को हाथ पकड़े, आपको रहम आने लगे। लेकिन इन बख्तों ने, इन जानवरों ने, जिस टाइम गजा में बच्चों को कत्लेआम किया ना, औरतों, बूढ़े, बुजुर्ग, मैं तो रिपोर्ट देता रहा हूँ। मेरे तो 15-15 मिलियन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है। एक वीडियो 15 मिलियन लोगों ने देखी है। क्यों देखी है? कि हकीकत थी उसके अंदर। गजा में बहुत बुरा हाल था और आज भी बहुत बुरा हाल है। ये नहीं है कि गजा को ये भूल गए। ये गजा की सफाई करने में लगे हुए, क्योंकि इनका प्लान है वहां पे कैसीनो बनाने का। यार खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, इंसानों को खत्म करके उनकी खोपड़ियों के ऊपर आप अपना अपना महल बनाओगे। शर्म आनी चाहिए ट्रंप को, ट्रंप टावर बनाने से पहले, कि वो गजा के अंदर ट्रंप टावर बनाने के चक्कर में। बहरहाल बहुत सारी खबरें इतनी ज़्यादा है ना कि सोचना पड़ता है कौन सी खबर देनी है कौन सी नहीं, तो उसके रिसर्च में काफ़ी टाइम लगता है। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं पीटीआई जापान के काम के सिलसिले में अपने इलाके से दूर थोयामा गया हुआ था, और पूरी सारा दिन हम लोगों ने ड्राइविंग की और सारी रात हम लोगों ने ड्राइविंग की, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे सीनियर्स लोग हैं उनसे हमारी बहुत अहम मीटिंग थी। उस सिलसिले में मैं खान साहब की रिहाई के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई जापान बहुत कोशिश कर रही है रिहाई के सिलसिले में। इंशाल्लाह कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। आप दुआ करें तमाम मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और औरतों के लिए, कि वो इस जंग से महफूज रहें, खुश रहें। अब मेरे ख्याल 1 या 2 रोज़े बाकी हैं, अपना रोज़ा मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।